आनुवांशिकता एवं जैव विकास। हमने देखा कि जनन प्रक्रमों द्वारा नए जीव विष्ट उत्पन्न होते हैं जो जनक समान होते हुए भी कुछ भिन्न होते हैं। हमने यह चर्चा की है कि अलैंगिक जनन में भी कुछ विभिन्नताएं कैसे उत्पन्न होती हैं। अधिकतम संख्या में सफल विभिन्नताएं लैंगिक जनन द्वारा ही प्राप्त होती हैं। यदि हम गन्ने के खेत का अवलोकन करें तो हमें विष्टिगत पौधों में बहुत कम विभिन्नताएं दिखाई पड़ती हैं। मानव एवं अधिकतर जंतु जो लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होते हैं, इनमें विष्टि स्तर पर अनेक विभिन्नताएं परिलक्षित होती हैं। इस अध्याय में हम उन क्रिया विधियों का अध्ययन करेंगे जिनके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न एवं वंशागत होती हैं। विभिन्नताएं के संचय के लंबे समय तक होने वाली अनुवर्ती प्रभाव का अध्ययन अत्यंत रोचक है तथा जैव विकास में हम इसका अध्ययन करेंगे। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचय पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागती संतति को एक आधिकारिक शारीरिक अभिकल्प डिजाइन एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। अब जरा सोचिए कि इस नई पीढ़ी के जनन का क्या परिणाम होगा दूसरी पीढ़ी में। पहली पीढ़ी से आहरित विभिन्नताएं एवं कुछ नई विभिन्नताएं उत्पन्न होगी। चित्र 9.1 में उत्तरोत्तर पीढ़ी में विविधता की उत्पत्ति शीर्ष पर दर्शाई गई है। पहली पीढ़ी के जीव मान लीजिए कि दो संतति को जन्म देंगे जिनके मूलभूत आधारभूत शारीरिक संरचनाएं तो एक समान होगी परंतु विभिन्नताएं भी होगी। इनमें से प्रत्येक अगली पीढ़ी में दो जीवों को उत्पन्न करेगी। चित्र में सबसे नीचे दिखाए गए चारों जीव विष्ट स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होगी। कुछ विभिन्नताएं विष्ट होंगी जबकि कुछ उन्हें अपनी जनक से प्राप्त हुई हैं जो स्वयं आपस में एक दूसरे से भिन्न थे। ये चित्र 9.1 में दिखाया चुका है कि पहले दो के बाद 4 में इस स्थिति को दर्शाया गया जब कि केवल एकल जीव जनन करता है, जैसा कि मान लीजिए अलैंगिक जनन में होता है। यदि एक जीवाणु विभाजित होता है तो मतलब 2 जीवाणु उत्पन्न होते जो पुनः विभाजित होकर 4 विष्ट मतलब 4 जीवाणु उत्पन्न करेंगे जिनमें आपस में बहुत अधिक समानताएं होंगी। उनमें आपस में बहुत कम अंतर होगा जो डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न हुई होगी। परंतु यदि लैंगिक जनन होता तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होती। इसके विषय में हम आनुवंशिकता के नियमों का चर्चा के समय देखेंगे। क्या किसी स्पीशीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ हमने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? निश्चित रूप से नहीं। प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उष्णता मतलब गर्मी को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव प्रक्रम विकास का आधार बनता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। प्रश्न, यदि एक लक्षण मान लीजिए कि अलैंगिक जनन की समष्टि के 10% सदस्य में पाया जाता है तथा लक्षण भी उसी समष्टि में 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? विभिन्नताओं में उत्पन्न होने से किसी स्पीशीज का अस्तित्व किस प्रकार बढ़ता है? अब इसके बाद आनुवांशिकता देखते हैं। जनन प्रक्रम में सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिजाइन अभिकल्पना का होना है। आनुवांशिकता नियम के इस बात का निर्धारण करते हैं जिनके द्वारा विभिन्न लक्षणों एवं पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। आइए इन नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे। वंशागत लक्षण वास्तव में समानता एवं विभिन्नताओं से हमारे यहाँ क्या अभिप्राय है? हम जानते हैं कि शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं, फिर भी यह पूर्ण रूप से अपने जनकों जैसे दिखाई नहीं पड़ता तथा मानव समष्टि में यह विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। ये
क्रियाकलाप 9.1 अपनी कक्षा में सभी छात्रों के कान का अवलोकन कीजिए। ऐसे छात्रों की सूची बनाइए जिनकी कर्णपालिका ईयर लोब स्वतंत्र हो तथा जुड़ी हो। चित्र 9.2 जुड़े वाले कर्णपालिका वाले छात्रों एवं स्वतंत्र कर्णपालिका वाले छात्रों के प्रतिशत की गणना कर लीजिए। प्रत्येक छात्र को कर्णपालिका के प्रकार को इनके जनक से मिलकर देखिए। इस परीक्षण के आधार पर आप कर्णपाली के वंशागति के संभावित नियमों का सुझाव दीजिए। ए और बी में देख लीजिए, दोनों में डिफरेंट है कर्णपालिक। ए वाले में स्वतंत्र है, बी वाले में यही कर्णपाली कान के नीचे को कर्णपाली कहते हैं, निचले हिस्से को। यह कुछ लोगों में सीए के पार्श्व में पूर्ण रूप से जुड़ा होता है, परंतु कुछ में नहीं। स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपालिक मानव समष्टि पर पाए जाने वाले दो परिवर्तन हैं। लक्षणों के वंशागति के नियम। मेंडल का योगदान। मेंडल साहब का देख लीजिए योगदान। मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता व पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थों को संतति मतलब शिशु में हस्तांतरित करते हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकता है। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में दो विकल्प होंगे। फिर संतान में कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा, मेंडल बॉक्स को देखिए ने इस प्रकार वंशागति के कुछ नियम प्रस्तुत किए। उन प्रयोगों के बारे में जानना अत्यंत रोचक होगा जो उसने लगभग 1 शताब्दी से पहले भी किए थे। शताब्दी से पहले मेंडल साहब ने किया। ये मेंडल साहब का एक्सपेरिमेंट था। मेंडल साहब ने 1522 से 1554 ईस्वी में किया था इसका प्रयोग। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1822 से 1884 में मेंडल की प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई थी तथा वह ज्ञान एवं गणित के अध्ययन के लिए वियना विश्वविद्यालय गए। अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल होने उनकी वैज्ञानिक खोज की प्रवृत्ति को दबा नहीं सका। वह अपने मोनेस्ट्रीट में वापस गए और एक मटर का प्रयोग करना प्रारंभ किया। उनसे पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर एवं अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया था, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान एवं गणितीय ज्ञान को सम्मिश्रित किया। वह पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा गणना किया। इससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता मिली। मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक बी या सी मतलब विकल्प लिए लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थिर रूप से दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए गोल झुर्रीदार बीज, लंबे बौने पौधे, सफ़ेद बैगनी फूल इत्यादि। उसने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधे को लिया, जैसा कि लंबे पौधे तथा बौने पौधे। इससे प्राप्त संतति पीढ़ी मतलब इसके बच्चे पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे के प्रतिशत की गणना की। प्रथम संतति पीढ़ी अथवा F1 में कोई पौधा बीज की ऊंचाई का नहीं था, सभी पौधे लंबे थे। इसका अर्थ था कि दो लक्षणों में से केवल एक पृथक जनकीय लक्षण ही दिखाई देता है, उन दोनों में मिश्रित प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता। तो अगला प्रश्न था कि क्या F1 पीढ़ी के पौधे अपने पृथक लंबे पौधे से पूर्ण रूप से समान थे। मेंडल ने अपने प्रयोग में दोनों प्रकार के पत्र पौधों एवं F1 पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण द्वारा उगाया। पृथक पीढ़ी के पौधों से प्राप्त सभी संतति भी लंबे पौधों की थी, परंतु F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की दूसरी पीढ़ी अर्थात F2 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे नहीं थे, वरना उनमें से 1/4 संतति बौने पौधे थे। यह इंगित करता है कि F1 पौधों द्वारा लंबाई एवं बौनेपन दोनों विशेषकों लक्षणों की वंशानुगति हुई, परंतु केवल लंबाई वाले लक्षण ही व्यक्त हो पाया। अतः लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले जीवों में
किसी भी लक्षण की दो प्रकृति की स्वरूप वंशागति होती है। ये दोनों एक समान हो सकते हैं अथवा भिन्न हो सकते हैं, उनके जनक पर निर्भर करता है। इस परिकल्पना के आधार पर वंशागति का तैयार किया गया एक पैटर्न चित्र 9.3 में दर्शाया गया है। ये पैटर्न 9.3 में दिखाया गया कि एक लंबा पौधा क्रॉस कर दिया बौने पौधे से, जिसमें लंबे पौधे को डबल टी कैपिटल टी से और छोटे पौधे को स्मॉल टी से, इसे F1 क्रॉस F1 करके एक सभी लंबे सगर पौधों यानी स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी से F2 डिनोट किया। अगला इसी तरह किया लंबा पौधा क्रॉस करके लंबा पौधा से, मतलब लंबा पौधा को कैपिटल टी स्मॉल टी से डिनोट करी और रिएक्शन किया। तो लंबा पौधा टेबल टी, लंबा पौधा टी स्मॉल टी, लंबा पौधा टी स्मॉल टी और बौना पौधा टी स्मॉल, दोनों स्मॉल टी, दोनों पीढ़ियों के लक्षणों की वंशागत की। अगला 9.2 चित्र 9.3 में हम कौन सा प्रयोग करते हैं जिसमें यह सुनिश्चित होता है कि F2 पीढ़ी में वास्तव में टी स्मॉल टी तथा स्मॉल टी का संयोजन 1:2:1 के अनुपात से प्राप्त होता है। इस व्याख्या में कैपिटल टी डबल एवं कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही लंबे पौधे हैं, जबकि केवल स्मॉल टी बौने पौधे हैं। दूसरे शब्दों में कैपिटल टी की एक प्रति ही पौधों की लंबा बनने के लिए पर्याप्त है, जबकि बौनेपन के लिए स्मॉल टी की दोनों प्रतियां स्मॉल टी ही होनी चाहिए। कैपिटल टी जैसे लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं, जबकि दो लक्षण स्मॉल टी की तरह व्यवहार करते हैं अप्रभावी कहलाते हैं। चित्र 9.4 में कौन सा लक्षण प्रभावी है, कौन सा अप्रभावी है? क्या होता है जब मटर के पौधे में एक विकल्पी जोड़ों के स्थान पर दो विकल्पी जोड़ों का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाता है? गोल बीज वाले लंबे पौधे को यदि झुर्रीदार बीज वाले पौधों से संकरण कराया जाए तो प्राप्त संतति कैसी होगी? F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे एवं गोल बीज वाले होंगे, अतः लंबाई तथा गोल बीज प्रभावी लक्षण है। परंतु क्या होता है जब F1 संतति के स्वनिषेचन से F2 पीढ़ी की संतति प्राप्त होती है? मेंडल द्वारा किए गए पहले प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि F2 संतति के कुछ पौधे गोल बीज वाले लंबे पौधे होंगे तथा कुछ झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे होंगे, परंतु F2 की संतति के कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे। उनमें से कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीज तथा कुछ पौधे बौने गोल बीज वाले होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह F2 पीढ़ी से नए लक्षणों का संयोजन देखने को मिला, जबकि बीज के आकार व रंग को नियंत्रित करने वाले कारकों के पुनर्संयोजन से युग्मजन बना, जो F2 पीढ़ी में अग्रणी रहा। अतः लंबे बौने पौधे तथा गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। एक और उदाहरण के लिए चित्र 9.5 दर्शाया गया है। 9.5 चित्र देख लीजिए। ये ऊपर से दिखाया गया पहला दो अलग अलग लिए गए संकरण करा दिए गए हैं। तो F1 आपका स्वनिषेचन करा के F2 बना है, जिसमें 3:1 के अनुपात में मिला है। फिर से ये 9.4 रहा। 9.5 के चित्र में R और Y लेके और स्मॉल r कैपिटल Y गोल हरे बीज झुर्रीदार पीले बीज रिएक्शन करा के फिर से R Y दोनों से, तो F1 मिला कैपिटल R स्मॉल r Y और Y गोल बीज गोल और पीले बीज F1 और F2 पीले दोनों हो गए। तो इस तरह पीले हरे अगला पीले ही मिले, फिर से ग्रीन हरा पीला हरा, फिर से येलो या पीला, फिर से हरा पीला हरा। तो 315 गोल पीले 9, 108 गोल हरे 3, फिर से 101 झुर्रीदार पीले 3, झुर्रीदार 32 हरे बीज 1, तो कुल 556 बीजों किया इन्होंने। दो अलग अलग लक्षण बीजों की आकृति एवं रंग की स्वतंत्रता वंशानुगत थी। यह लक्षण अपने आप
किस प्रकार व्यक्त करते हैं। आनुवांशिक कार्य विधि किस प्रकार होती है। कोशिका के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक सूचना स्रोत होता है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसे प्रोटीन का जीन कहलाता है। प्रोटीन विभिन्न लक्षणों को अभिव्यक्ति को किस प्रकार नियंत्रित करता है इससे की हम यह चर्चा करते हैं। आइए पौधों की लंबाई के एक लक्षण को उदाहरण के रूप में लेते हैं। हम जानते हैं कि पौधों में कुछ हार्मोन होते हैं जो लंबाई का नियंत्रण करते हैं, अतः किसी पौधे की लंबाई पौधे में उपस्थित उस हार्मोन की मात्रा पर निर्भर करती है। पौधों के हार्मोन की मात्रा उस परिक्रम की दक्षता पर निर्भर करेगी जिसके द्वारा यह उत्पादित होता है। एंजाइम्स इस प्रकार के महत्वपूर्ण हैं। यदि एक एंजाइम प्रकीर्ण दक्षता से कार्य करेगा तो हम वो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनेगा तथा पौधा लंबा होगा। यदि किसी इस प्रोटीन के जीन में कुछ परिवर्तन आते हैं तो बनने वाले प्रोटीन की दक्षता पर प्रभाव पड़ेगा, वह कम दक्ष होगा तथा बनने वाले हार्मोन की मात्रा भी कम होगी तथा पौधा बौना होगा। अतः जीन लक्षणों ट्रेट को नियंत्रण करते हैं। यदि मेंडल के प्रयोग की व्याख्या जिससे हम चर्चा कर रहे थे ठीक है तो उसकी चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। लैंगिक जनन के दौरान संतति के डीएनए में दोनों जनकों का समान रूप से योगदान होगा। यदि दोनों जनक संतति के लक्षण के निर्धारण में सहायता करते हैं तो दोनों जनक एक ही जीन की प्रतिकृति संतति को प्रदान करेंगे, जिसका अर्थ है कि मटर के प्रत्येक पौधे में सभी जीन के 2 सेट होंगे। प्रत्येक जनक से एक सेट की वंशानुगति होती है। इस तरीके को सफल करने के लिए प्रत्येक जनन कोशिका में जीन का केवल एक ही सेट होगा, जबकि सामान्य कायिका कोशिका में जीन के सेट की 2 प्रतियां कॉपीज होती हैं। फिर इनमें जनन कोशिका में इस एक सेट किस प्रकार बनता है। यदि संततित पौधे को जनन पौधे से संपूर्ण जीनों का एक पूर्ण सेट प्राप्त होता है तो चित्र 9.5 में दर्शाए प्रयोग सफल नहीं हो सकते, क्योंकि इसका मुख्य कारण यह है कि 2 लक्षण मान लीजिए कैपिटल आर और स्मॉल वाई सेट में एक दूसरे से संलग्न रहेंगे तथा स्वतंत्र रूप से आहरित नहीं हो सकते। इसे तथ्य के आधार पर समझा जा सकता है कि वास्तव में एक जीन सेट के केवल एक डीएनए श्रृंखला के रूप में न होकर डीएनए के अलग अलग स्वतंत्र रूप में होते हैं। प्रत्येक एक गुणसूत्र कहलाते हैं। अतः प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र की 2 प्रतिकृतियां होती हैं, जिनमें से एक नर तथा दूसरी मादा जनक से प्राप्त होती है। प्रत्येक जनक कोशिका पृथक और मातृत्वक से गुणसूत्रों के प्रत्येक जोड़ों को केवल एक गुणसूत्र ही जनन कोशिका युग्मन में जाता है। जबकि 2 युग्मों का संलयन होता है तो बने हुए युग्मजन में गुणसूत्रों की संख्या पुनः सामान्य हो जाती है तथा संतति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित बनी रहती है, जो स्पीशीज के डीएनए के स्थायित्व को सुनिश्चित करता है। वंशागत की इस क्रियाविधि में से मेंडल के प्रयोग के परिणाम की व्याख्या हो जाती है। इसका उपयोग लैंगिक जनन वाले सभी जीवों करते हैं, परंतु अलैंगिक जनन वाले जीव भी वंशागत के इन्हीं नियमों का पालन करते हैं। क्या हम पता लगा सकते हैं कि उनमें वंशानुगति किस प्रकार होती है, नर या मादा। लिंग निर्धारण। युग्म X और Y 2 अलग अलग स्पर्म ले लीजिए। युग्म X युग्मजन से XX बने तो संतादित मादा होगा। अगर XY नर बन गया तो XY नर होगा। मानव में लिंग निर्धारण इस बात की चर्चा हम कर चुके हैं कि लैंगिक जनन में भाग लेने वाले 2 एकल जीव किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिसके कई कारण होते हैं। नवजात का लिंग निर्धारण कैसे होता है। अलग अलग स्पीशीज इसके लिए अलग अलग युक्तियाँ अपनाते हैं। कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, इसलिए कुछ प्राणियों में जैसा कि सरीसृप लिंग निर्धारण निषेचन अंडे युग्मन के ऊष्मयान
ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगा या मादा। घोंघे जैसे प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं, जैसे जो इस बात का संकेत है कि इनमें लिंग निर्धारण आनुवांशिक नहीं है, लेकिन मानव में लिंग निर्धारण आनुवांशिक आधार पर होता है। दूसरे शब्दों में जनक जीवों से वंशानुगत जीन ही इस बात का निर्णय करते हैं कि संतति लड़का होगा अथवा लड़की। परंतु अभी तक हम यह मानते रहे कि दोनों जनकों से एक जैसे जीन सेट संतति में जाते हैं। यदि यह शाश्वत नियम है तो फिर लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता? इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्र के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े हैं, परंतु एक युग्म जिस लिंग सूत्र करते हैं जो सदा पुरुष जोड़ों में नहीं होते। स्त्री गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है, दोनों X कहलाते हैं, लेकिन पुरुष नर में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र समान आकार का X होता है तथा दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे Y गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्री में XX तथा पुरुष में X और Y गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम X और Y के वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं, जैसा कि चित्र 9.6 में दर्शाया गया है? सामान्यतः आधे बच्चे लड़के एवं आधे लड़की हो सकते हैं। सभी बच्चे, चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की, अपनी माता के से X गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चों के लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से X गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की, एवं जिस पिता से Y गुणसूत्र वंशानुगत होता है वह लड़का होता है। मेंडल साहब ने प्रश्न बन सकते हैं कि मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चल रहा है कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षणों स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? एक रुधिर A वर्ग वाले पुरुष एक स्त्री रुधिर O है से विवाह करता है, तो उनकी पुत्री का रुधिर O है। क्या यह सूचना पर्याप्त है? यदि आपसे कहा जाए कि कौन सा विकल्प रुधिर लक्षण वर्ग A तथा O का प्रभावी लक्षण है, तो अपने उत्तर में स्पष्ट कर दीजिए। मानव में बच्चे के लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है? XY से बच्चा है तो XY, बच्ची है तो XX। विकास। हमने देखा कि जनन प्रक्रिया में विभिन्नताएं की प्रवृत्ति अंतर्निहित होती है, जो DNA प्राकृतिक में त्रुटि एवं लैंगिक जनन दोनों ही से उत्पन्न होती है। आइए हम इस प्रवृत्ति के कुछ परिणामों का अध्ययन करें। एक सादृश्यता। सोचिए कि 12 लाल भृंगों या बीटलेस का एक समूह है। वे हरी पत्तियों वाली झाड़ियों में रहते हैं। भृंग मतलब मक्खियाँ रहते हैं। उनकी समशिष्टि लैंगिक प्रजनन द्वारा वृद्धि करती है एवं विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकते हैं। हम इसकी भी कल्पना करें कि कौवे भृंग को खाते हैं। कौवे जितने भृंग खाएंगे उतने ही कम भृंग जनन के लिए उपलब्ध होंगे। अब हम अन्य परिस्थितियों की कल्पना करें। चित्र 9.7 जो इन भृंगों की समष्टि में विकास हो सकते हैं। ये पर कौवे हाथी के पैर एक समष्टि की विभिन्नताएं वंशानुगत तथा अन्य होंगे। प्रथम स्थिति में जनन के दौरान एक रंग की विभिन्नता का उद्भव हो सकता है, जिससे समष्टि में लाल के बजाय हरा भृंग दिखाई दे। एक हरा भृंग अपना रंग अपनी संतान को वंशागत आहरित करता है, जिसके के कारण उसकी सारी संतति का रंग हरा होगा। कौवे हरी पत्तियों की झाड़ियों में रह भृंग को नहीं देख पाते हैं, अतः उन्हें नहीं खा पाते। क्या होगा? हरे भृंग की संतति का शिकार नहीं होता, जबकि लाल भृंग के संतति लगातार शिकारी होती रहती। फलस्वरूप भृंगों की समष्टि में लाल भृंगों की अपेक्षा हरे भृंग की संख्या बढ़ती जाती है। जिस दूसरी परिस्थिति में जनन के समय एक रंग की विभिन्नता का उद्भव होता है, परंतु इस समय भृंग का रंग लाल के स्थान पर नीला है।
यह भृंग भी अपनी रंग अगली पीढ़ी को वंशानुगत कर सकता है। फलस्वरूप इस भृंग की सारी संतति नीली होती है। कौवा नीले लाल भृंग को हरी पत्तियों में पहचान कर उन्हें खा सकते हैं। प्रारंभ में क्या होता है, समष्टि का आकार जैसे जैसे बढ़ता है उसमें बहुत कम नीले भृंग होते हैं, परंतु अधिकतर भृंग लाल थे। परंतु इस स्थिति में एक हाथी वहां आता है तथा उन झाड़ियों को रौंद देता है जिसमें यह भृंग रहते थे, जिससे इसमें बहुत से भृंग मारे जाते हैं। संयोग से नीले भृंग बच जाते हैं। इसकी समष्टि धीरे धीरे बढ़ती है, परंतु इसमें अधिकतर भृंग नीले हैं। यह स्वाभाविक है कि दोनों स्थितियों में जो दुर्लभ विभिन्नताएं थी, समय के अंतराल में एक सामान्य लक्षण बन गई। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वंशागत लक्षणों की पीढ़ियों में आवृत्ति में परिवर्तन आए, क्योंकि जीन ही लक्षण को नियंत्रण करते हैं। तब हम कह सकते हैं कि किसी समष्टि में कुछ जीन की आवृत्ति पीढ़ियों में बदल जाती है। यह जैव विकास की परिकल्पना का आसार है, परंतु दोनों परिस्थितियों में कुछ रोचक अंतर भी है। प्रथम स्थिति में विभिन्नता एक सामान्य विभिन्नता बनी, क्योंकि जिसमें उत्तरजीविता के लाभ की स्थिति थी। दूसरे शब्दों में यह एक प्राकृतिक चयन था। हम देख सकते हैं कि प्राकृतिक चयन कौवों द्वारा किया गया। जितने अधिक कौवे होंगे उतने अधिक लाल भृंग उनके शिकार बनेंगे तथा समष्टि में हरे भृंगों की अनुपात आवलिक संख्या बढ़ता जाएगा। तब प्राकृतिक चयन भृंग समष्टि में विकास की ओर ले जा रहा है। यह भृंग समष्टि में अनुकूल दर्शा रहा है, जिसे समष्टि पर्यावरण में और अच्छी तरह से रह सके। दूसरी स्थिति में रंग परिवर्तन से अस्तित्व के लिए कोई लाभ नहीं मिला। वास्तव में यह एकमात्र संयोग ही था कि दुर्घटना के कारण एक रंग को भृंग यानी मक्खियां समष्टि बच गई, जिससे समष्टि का स्वरूप बदल गया। यदि भृंग यानी मक्खी की समष्टि का आकार बड़ा होता तो हाथी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः छोटी समष्टि से दुर्घटनाएं किसी जीन की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती हैं, जबकि उनका जीवित हेतु कोई लाभ न हो। यह आनुवंशिक अपवाद का सिद्धांत है, जो बिना किसी अनुकूल के भी विभिन्नता उत्पन्न करता है। अब तीसरी स्थिति को देखिए, जिसमें मान लीजिए भृंग यानी मधुमक्खी समष्टि बढ़ना प्रारंभ करती है। झाड़ियों में पादप रोग लग जाते हैं, भृंगों के लिए पत्तियां कम होती जाती हैं, परिणाम स्वरूप भृंग अल्प पोषित रह जाते हैं। तो भृंग के औसत भार में अपेक्षाकृत कमी आई है। कुछ वर्ष बाद इस दुर्भिक्ष की स्थिति में भृंगों की कुछ पीढ़ियों के उपरांत जब पौधे के रोग समाप्त हो जाते हैं, भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है, तब भृंगों के भार में क्या परिवर्तन आएगा, इस पर विचार कीजिए। अब उपार्जित एवं आनुवंशिक लक्षण हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि लैंगिक जनन वाले जीवों में युग्म अथवा जनन कोशिकाएं विशिष्ट जनक ऊतक में बनते हैं। यदि भूभूषण के कारण भृंगों के शरीर भार में कमी आती है तो इसे जनन कोशिका के डीएनए के संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः भूभूषण के कारण यदि समष्टि में कुछ भृंग कम भार के हो तो भी इसे विकास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसका मुख्य कारण इस लक्षण का है वंशानुगत न होना है। कायकी ऊतकों में होने वाले परिवर्तन लैंगिक कोशिकाओं के डीएनए में नहीं जा सकते। किसी व्यक्ति के जीवन काल में अर्जित अनुभव क्योंकि जनन कोशिकाओं के डीएनए में कोई अंतर नहीं लाता, इसलिए इसे भी जैव विकास नहीं कह सकते। आइए यह जानने के लिए अर्जित अनुभव लक्षण जैव प्रक्रम द्वारा अगली पीढ़ी के वंशानुगत नहीं होते तो एक प्रयोग द्वारा समझें कि यदि हम पूंछ वाले चूहे का संवर्धन करें तो उसकी अगली पीढ़ी की संतति के भी पूंछ होगी, जैसा कि हम अनुमान लगा रहे थे। अब यदि इन चूहों की पूंछ को कई पीढ़ी तक काटते रहें तो क्या इन चूहों से बिना पूंछ विहीन वाली संतति प्राप्त होगी? इसका उत्तर है नहीं, जो स्वाभाविक भी है, क्योंकि पूंछ काटने से जनन कोशिकाओं के जीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन
चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जब 22 वर्ष के थे तो उन्होंने साहसिक समुद्र यात्रा की। 5 वर्षों में उन्होंने दक्षिण अमेरिका तथा उसके विभिन्न द्वीपों की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य पृथ्वी पर जैव विविधता के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना था। उनकी इस यात्रा ने जैव विविधता के विषय में उस समय व्याप्त दृष्टिकोण को सदा के लिए बदल दिया। यह भी अत्यंत रोचक है कि इंग्लैंड वापस आने के बाद वह पुनः किसी और यात्रा पर नहीं गए, वह घर पर ही रहे तथा उन्होंने अनेकों प्रयोग किए जिनके आधार पर उन्होंने अपने प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास के अपने सिद्धांत की परिकल्पना की। वह यह नहीं जानते थे कि किसी विधि द्वारा स्पीशीज में विभिन्नताएं आती हैं। उन्होंने मेंडल के प्रयोगों का लाभ मिलता, परंतु ये दोनों व्यक्ति वैज्ञानिक न होते तो एक दूसरे को और न ही उनके कार्यों के विषय में जानते थे। हम डार्विन के केवल उनके जैव विकासवाद के कारण ही जानते हैं, परंतु वह एक प्राकृतिक शास्त्री भी थे तथा उनका एक शोध भूमि की उर्वरता बनाने में केंचुओं की विषय या भूमिका के विषय में था। यही कारण है कि आनुवांशिकता एवं वंशानुगति, जिनकी चर्चाएं हम पहले कर चुके हैं, का ज्ञान जैव विकासवाद को समझने के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक वर्णन द्वारा जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले चार्ल्स डार्विन भी इसकी क्रियाविधि नहीं खोज सके। यह अवश्य ही ऐसे कर पाते यदि उन्होंने अपने समकालीन ऑस्ट्रिन गेंगर मेंडल के प्रयोग के महत्व को जाना होता, तो मेंडल भी डार्विन के सिद्धांतों से अनभिज्ञ थे। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। डार्विन के सिद्धांत हमें बताते हैं कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ। मेंडल के प्रयोग से हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लक्षणों की वंशानुगति की कार्यविधि का पता चलता है, परंतु दोनों यही बताने में असमर्थ रहे कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात इसका सर्वप्रथम आविर्भाव किस प्रकार हुआ। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक JBS हाल्डेन, जो बाद में भारत के नागरिक हो गए थे, ने 1929 में यह सुझाव दिया कि जीवों की सर्वप्रथम उत्पत्ति उन सरल कार्बनिक अणुओं से हुई होगी जो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय बने थे। उसने कल्पना की कि पृथ्वी पर उस समय का वातावरण पृथ्वी के वर्तमान वातावरण से सर्वथा भिन्न था। इसी प्राथमिक वातावरण में संभवतः कुछ जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण हुआ के जीवन के लिए आवश्यक थे। सर्वप्रथम प्राथमिकता जीव अन्य रासायनिक संश्लेषण द्वारा उत्पन्न हुए होंगे। यह कार्बनिक अणु किस प्रकार उत्पन्न हुए, इसके उत्तर की परिकल्पना स्टेनले L मिलर तथा हैलार्ड C उरे द्वारा 1953 में किए गए प्रयोगों के आधार पर की जा सकती है। उन्होंने कृत्रिम रूप से ऐसे वातावरण का निर्माण किया जो संभवतः प्राचीन वातावरण के समान था, जिससे अमोनिया, मीथेन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के अणु थे, परंतु ऑक्सीजन नहीं। पात्र में जल भी था। इसे 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ कम ताप पर रखा गया। गैसों के मिश्रण में चिंगारियां उत्पन्न की गई। जैसे आकाश में बिजली। 1 सप्ताह के बाद 15% कार्बन मीथेन से सरल कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो गए। इनमें एमीन अम्ल भी संश्लेषित हुए जो प्रोटीन के अणु का निर्माण करते हैं। तो क्या पृथ्वी पर आज भी जीवन की उत्पत्ति हो सकती है? आपके लिए बना कि वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा एक विशिष्ट लक्षण वाले व्यक्ति जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ सकती है। एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। क्यों? बाघों की संख्या में कमी आनुवंशिक के दृष्टि से चिंता का विषय क्यों है? जाति उद्भव। अभी तक हमने जो कुछ भी समझा वह सूक्ष्म विकास था। इसका अर्थ यह है कि परिवर्तन बहुत छोटे यद्यपि महत्वपूर्ण है, फिर भी ये विशिष्ट स्पीशीज की समष्टि का सामान्य लक्षण स्वरूप में परिवर्तन लाते हैं, परंतु इससे यह नहीं समझा जा सकता कि नई स्पीशीज में जातियों का उद्भव किस प्रकार होता है। यह तभी कहा जा सकता था जबकि भृंगों का यह समूह, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो विभिन्न समष्टियों में बंट जाए तो आपस में जन्म करने पर असमर्थ हो।
जब यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब हम उन्हें दो स्वतंत्र स्पीशीज कह सकते हैं। तो क्या हम उनके कारणों का विस्तारण कर जिसका जिक्र हमने ऊपर किया है और स्पीशीज की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझने का प्रयास करें। सोचिए क्या होगा कि वे झाड़ जिन पर भृंग भोजन के लिए निर्भर थे एक पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में फैल जाएं। परिणाम स्वरूप विषमशिष्ट का आकार भी विशाल हो जाता, परंतु विष्टि भृंग अपने भोजन के लिए जीवन भर अपने आसपास की कुछ झाड़ियों पर ही निर्भर करते हुए बहुत दूर नहीं जा सकते। अतः भृंगों की इस विशाल समष्टि के आसपास उप समष्टि होगी, क्योंकि नर एवं मादा भृंग जनन के लिए आवश्यक है। अतः जनन प्रायः इस पर इन उप समष्टियों के सदस्य के मध्य ही होगा। हाँ, कुछ साहसी भृंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, अथवा कौवा एक भृंग को एक स्थान से उठाकर बिना हानि पहुंचाए दूसरे स्थान पर छोड़ देता है। दोनों ही स्थितियों में अप्रवासी भृंग स्थानीय समष्टि के साथ ही जनन करेंगे। परिणामतः अप्रवासी भृंग के जीन नई समष्टि में प्रविष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की जीन प्रवाह उन समष्टियों में होता रहता जो आंशिक रूप से अलग अलग हैं, परंतु पूर्ण रूपेण अलग नहीं हुए हैं। परंतु यदि इस प्रकार की दो उप समष्टियों के मध्य एक विशाल नदी आ जाए तो दोनों समष्टियां और अधिक पृथक हो जाएंगी। दोनों के मध्य जीन प्रवाह का स्तर और भी कम हो जाएगा। उत्तरोत्तर पीढ़ियों में आनुवंशिक विचलन, प्रत्येक उप समष्टि में विभिन्न परिवर्तनों का संकरण हो जाएगा। भौगोलिक रूप से अलग इन समष्टियों में प्राकृतिक चयन का तरीका भी उत्पन्न या भिन्न होगा। अतः उदाहरण के लिए एक उप समष्टि की सीमा में उकबा चील द्वारा कौवे समाप्त हो जाते, परंतु दूसरी उप समष्टि में यह घटना नहीं होती जहाँ पर कौवों की संख्या बहुत अधिक होती। परिणामतः पहले स्थान पर भृंगों की हरा रंग लक्षण की प्राकृतिक चयन नहीं होगा, जबकि दूसरे स्थान पर इसका चयन होगा। भृंगों की इन पृथक उप समष्टियों में आनुवंशिक विचलन एवं प्राकृतिक वर्ण चयन की संयुक्त प्रभाव के कारण प्रत्येक समष्टि एक दूसरे से अधिक भिन्न होती जाती हैं। यह भी संभव है कि अतः इन समष्टियों के सदस्य आपस में एक दूसरे से मिलने के बाद भी अंतर्जनन में असमर्थ हों। अनेक तरीके हैं जिनके द्वारा यह परिवर्तन संभव है। यदि डीएनए में यह परिवर्तन पर्याप्त है तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन दो समष्टि के सदस्यों की जनन कोशिका युग्मन संलयन करने में असमर्थ हो सकती है, अथवा संभव है कि ऐसे विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाएं जिससे हरे रंग की मादा भृंग लाल रंग के नर भृंग के साथ जनन की क्षमता ही खो दे। वह केवल हरे रंग के नर भृंग के साथ ही जनन कर सकते हैं। यह हरे रंग की प्राकृतिक वर्ण के लिए एक अत्यंत दृढ़ परिस्थिति है। अब यदि ऐसे हरी मादा भृंग दूसरे समूह के लाल से मिलता है तो उसका व्यवहार ऐसा होगा कि जनन न हो। परिणामतः भृंग की नई स्पीशीज का उद्भव होता है। प्रश्न आप, वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीशीज के उद्भव में सहायक होते हैं? भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागृत स्पीशीज के पौधे की जाति उद्भव के प्रमुख कारण हो सकता है। क्या, क्यों या क्यों नहीं? क्या भौगोलिक पृथक्करण लैंगिक जनन वाले जीवों की जाति उद्भव का प्रमुख कारक हो सकता है? विकास का वर्गीकरण। इन सिद्धांतों के आधार पर हम अपने चूहों पाई जाने वाली विभिन्न स्पीशीज के विकास बीच विकिसीय संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह एक प्रकार से समय घड़ी के पीछे जाना है। हम ऐसा विभिन्न स्पीशीज के लक्षणों के पदक्रम का निर्धारण करके कर सकते हैं। इस प्रक्रम को समझने के लिए हम कक्षा 9 में पढ़े जीवों के वर्गीकरण को स्मरण करें। विभिन्न जीवों के मध्य समानताएं हमें उन जीवों की एक समूह को रखने में फिर से उनके अध्ययन का अवसर प्रदान करती है। इसके लिए कौन से अभिलक्षण जीवों के मध्य आधारभूत विभिन्नताओं का निर्णय करते हैं तथा कौन से अभिलक्षण कम महत्वपूर्ण अंतरों का निर्णय लेते हैं। अभिलक्षणों से हमारा क्या अभिप्राय है? बाह्य आकृति एवं अथवा व्यवहार का विवरण अभिलक्षण करता है। दूसरे शब्दों में विशेष रूप से अथवा स्वरूप अथवा विशेष प्रकार अभिलक्षण कहलाते हैं। हम चार पाद होते हैं, हमारे चार पाद होते हैं। एक अभिलक्षण है
पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, यह भी एक अभिलक्षण है। कुछ आधारभूत अभिलक्षण अधिकतर जीवों में समान होते हैं। कोशिका सभी जीवों की आधारभूत इकाई है। वर्गीकरण के अगले स्तर पर कोई अभिलक्षण अधिकतर जीवों में समान हो सकता है, परंतु सभी जीवों में नहीं। कोशिका के अभिकल्प का आधारभूत अभिलक्षण का एक उदाहरण कोशिका में केंद्रक का होना या न होना है, जो विभिन्न जीवों में भिन्न हो सकता है। जीवाणु कोशिका में केंद्रक नहीं होता, जबकि अधिकतर दूसरे जीवों की कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक युक्त कोशिका वाले जीवों के एक कोशिका तथा बहुकोशिका होने के गुण शारीरिक अभिकल्प के एक आधारभूत अंतर दर्शाता है, जो कोशिकाओं एवं ऊतकों के विशिष्टीकरण के कारण बहुकोशिकीय जीवों में प्रकाश संश्लेषण का होना या न होना वर्गीकरण का अगला स्तर है। उन बहुकोशिकीय जीवों जिनके प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है में कुछ ऐसे जीव हैं जिनमें अंतःकंकाल होता है तथा कुछ में बाह्य कंकाल की अभिलक्षण का एक अन्य प्रकार का आधारभूत अभिकल्प अंतर है। इन थोड़ों से प्रश्न जो हमने यह पूछे हैं के द्वारा भी हम देख सकते हैं कि पदानुक्रम विकसित हो रहा है, जिसके आधार पर वर्गीकरण के लिए समूह बना सकते हैं। दो स्पीशीज के मध्य जितने अधिक अभिलक्षण समान होंगे, उनका संबंध भी उतना ही निकट होगा। जितना अधिक समानताएं उनमें होगी, उनका उद्भव भी निकट अतीत में समान पूर्वजों से हुआ होगा। इसे हम उदाहरण की सहायता से समझ सकते हैं कि एक भाई एक बहन अति निकट संबंधी हैं। उनसे पहली पीढ़ी में उनके पूर्वज समान थे, अर्थात वे एक ही माता पिता के संतान हैं। लड़की के चचेरे ममेरे भाई बहन फर्स्ट कजिन भी उसके संबंधी है, परंतु उसके अपने भाई से कम है। इसका मुख्य कारण है कि उनके पूर्वज समान हैं, अर्थात दादा दादी जो उनसे 2 पीढ़ी पहले के हैं, न कि 1 पीढ़ी पहले के। अब आप इस बात को भली प्रकार समझ सकते हैं कि स्पीशीज आपलिक जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंध का प्रतिबिंब है। अतः हम स्पीशीज के ऐसे समूह का निर्माण कर सकते हैं जिनके पूर्वज निकट अतीत में समान थे। इसके बाद इन समूहों का एक बड़ा समूह बनाइए जिनका पूर्वज अपेक्षाकृत अधिक दूर थे, समय के अनुसार के हों। सैद्धांतिक रूप से इस प्रकार अतीत की कड़ियों का निर्माण करते हुए हम विकास की प्रारंभिक स्थितियां तक पहुंच सकते हैं, जहां मात्र एक ही स्पीशीज थी। यदि यह सत्य है तो जीव की उत्पत्ति अवश्य ही अजैविक पदार्थों से हुई होगी। यह किस प्रकार संभव हुआ होगा, इसके विषय में हम अनेक सिद्धांत हैं। यह रोचक होगा कि यदि हम अपने सिद्धांत का प्रतिपादन कर सकें। जैसे मान लीजिए मेढक, छिपकली, पंछी और मानव समजात अंग विकासीय संबंध योग खोजना। जब हम विकासीय संबंध को जानने का प्रयास करते हैं तो हम समान अभिलक्षणों की पहचान किस प्रकार करते हैं। विभिन्न जीवों में यह अभिलक्षण समान होंगे क्योंकि वे समान जनक से वंशानुगत हुए हैं। उदाहरण के तौर पर इस वास्तविकता को ही लेते हैं कि पंछी सरीसृप एवं जल स्थलचर एम्फीबियंस की भांति ही स्तनधारी के 4 पैर होते हैं। उदाहरण के लिए चित्र 9.8 सभी में पादप की आधारभूत संरचना एक समान है, यद्यपि विभिन्न केशरूपों में भिन्न भिन्न कार्य करने के लिए रूपांतरण हुआ है, तथापि पादप की आधारभूत संरचना एक समान है। ऐसे समजात अभिलक्षणों से भिन्न दिखाई देने वाले विभिन्न स्पीशीज के विकास ये संबंध की पहचान करने में सहायता मिलती है, परंतु किसी अंग की आकृति में समानताएं होने की एकमात्र कारण समान उभयनिष्ठ पूर्वज परंपरा नहीं है। चमगादड़ एवं पंछियों के पंख चित्र 9.9 के विषय में आपके क्या विचार है। सभी एवं चमगादड़ पंछी एवं चमगादड़ के पंख होते हैं, परंतु गिलहरी एवं छिपकली के नहीं। तो क्या पंछी एवं चमगादड़ के बीच संबंध गिलहरी अथवा छिपकली की अपेक्षा अधिक घनिष्ठ है? इससे पहले कि हम कोई निष्कर्ष निकाल लें, हमें पंछी एवं चमगादड़ के पंखों को बारीकी से देखना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें पता चलता है कि चमगादड़ के पंख मुख्यतः उसकी दीर्घित उंगली
के मध्य ही त्वचा के फैलने से बना है, परंतु पंछी के पंख उसकी पूरी अग्रभाग की त्वचा के फैलाव से बनता है, जो पैरों से ढकी रहती है। अतः दो पंखों के अभिकल्प, उनकी संरचना एवं संघट्ट में बहुत अंतर है। वे एक जैसे दिखाई देते हैं क्योंकि वे उड़ने के लिए इसका उपयोग करते हैं, परंतु सभी की उत्पत्ति पूर्णतः समान नहीं है। इसी कारण यह उन्हें समरूप अभिलक्षण बनाता है, न कि समजात अभिलक्षण। अब यह विचार करना रोचक होगा कि पंछी के अग्र एवं चमगादड़ के अग्रपाद को समजात माना जाए अथवा समरूप। ये पंछी और चमगादड़ समरूप अंग चमगादड़ एवं पंछी के पंख जीवाश्म अंगों की रचना केवल वर्तमान स्पीशीज पर ही नहीं की जा सकती वरना स्पीशीज पर भी की जा सकती है, उन स्पीशीज पर भी की जा सकती जो अभी जीवित नहीं है। हम कैसे जान पाते कि ये विलुप्त स्पीशीज है, अभी अस्तित्व में भी थी, यह हम जीवाश्म द्वारा ही जान पाते हैं। चित्र 9.10 देखिए, जीवाश्म क्या है। सामान्य जीवों की मृत्यु के बाद उसके शरीर जीवाश्म पेड़ का तना, जीवाश्म अकशेरुकी या अमोनाइट, जीवाश्म अकशेरुकी ट्राइलोबाइट, जीवाश्म मछली नाइटिया, जीवाश्म डायनासोर कपाल राजासौरस। चित्र 9.10 विभिन्न प्रकार के जीवाश्म विभिन्न अभिभार्व तथा परिलक्षित विस्तृत अवस्थाओं को देखिए। डायनासोर का कपाल जीवाश्म जो दिखाया गया है कुछ वर्ष पूर्व नर्मदा घाटी में पाया गया था का अपघटन हो जाता है तथा वह समाप्त हो जाते हैं, परंतु कभी कभी जीव अथवा उसके कुछ भाग ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जिसके कारण इनका अपघटन पूरी तरह से नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए, यदि कोई मृत कीट गर्म मिट्टी में सूख कर कठोर हो जाए तथा उसमें कीट के शरीर की छाप सुरक्षित रह जाए, जीव के इस प्रकार के परिलक्षित अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। मतलब समझ लीजिए गर्म से सूख जाए और सूखने के बाद कहीं रह जाए उसी तरह, तो उसे जीवाश्म कहते हैं। हम यह कैसे जान पाते हैं कि जीवाश्म कितने पुराने हैं? इस बात के आकलन के दो घटक हैं। एक है सापेक्ष, यदि हम किसी स्थान की खुदाई करते हैं और एक गहराई तक खोदने के बाद हमें जीवाश्म मिलना प्रारंभ हो जाते हैं, तब ऐसी स्थिति में यह सोचना तर्कसंगत है कि पृथ्वी की सतह के निकट वाले जीवाश्म गहरे स्तर पर पाए गए जीवाश्म की अपेक्षा अधिक नए हैं। दूसरी विधि पार्शियल डेटिंग, जिसमें जीवाश्म में पाए जाने वाले किसी एक तत्व के विभिन्न समस्थानिकों का अनुपात के आधार पर जीवाश्म का समय निर्धारण किया जाता है। यह जानना रोचक होगा कि यह विधि किस प्रकार कार्य करती है। जीवाश्म एक के बाद एक परत कैसे बनते हैं? आइए 10 करोड़ यानी 100 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ करते हैं। समुद्र तल पर कुछ अकशेरुकी जीवों की मृत्यु हो जाती है तथा वे रेत में दब जाते हैं। धीरे धीरे और अधिक रेत एकत्र होती जाती है तथा अधिक दब के कारण चट्टान बन जाते हैं। कुछ मिलियन वर्ष बाद क्षेत्र में रहने वाले डायनासोर मर जाते हैं तथा उनका शरीर भी मिट्टी में दब जाता है या मिट्टी भी दबकर चट्टान बन जाती है, जो पहले वाले अकशेरुकी जीवाश्म वाली चट्टानों के ऊपर बनता है। ये डायनासोर का सेकंड स्टेज दिखाया गया है। फिर इसके कुछ मिलियन वर्षों बाद इस क्षेत्र में घोड़े के समान रूप जीवों के जीवाश्म चट्टान में दब जाते हैं। तो इसमें काफ़ी समय उपरांत मृदा अपरदन, मान लीजिए जल का प्रवाह के कारण कुछ चट्टानें फट जाती हैं तथा घोड़े के समान जीवाश्म प्रकट होते हैं। जैसे जैसे हम गहरी खुदाई करते हैं वैसे वैसे पुराने जीवाश्म प्राप्त होते हैं। विकास का चरण, यह प्रश्न उठता है कि यदि जटिल अंग, उदाहरण के लिए आँख का आधार पर होता तो वे डीएनए में मात्र एक परिवर्तन किस प्रकार संभव है? निश्चित रूप से
ऐसे जटिल अंगों का विकास क्रमिक रूप से अनेक पीढ़ियों में हुआ होगा, परंतु बीज के परिवर्तन किस प्रकार चयनित होते हैं, इसके लिए अनेक संभावित स्पष्टीकरण हैं। एक, बीज का चरण। चित्र 9.11 प्लेनेरिया नामक के चपेट क्रीम की अति सरल आँख होती है, जो वास्तव में नेत्र बिंदु है, जो प्रकाश को पहचान सकता है। जैसे कि अल्पवर्धिक आँख किसी सीमा तक उपयोगी हो सकती है, योग्यता के को लाभ के लिए पर्याप्त हो सकता है। वास्तव में पंखों की तरह आँख भी एक व्यापक अनुकूल है, यह कीटों में पाई जाती है। इस प्रकार ऑक्टोपस तथा केसुरुकी में भी तथा आँख की संरचना इन सभी जीवों में भिन्न है, जिसका मुख्य कारण अलग अलग विकासीय उत्पत्ति है। साथ ही एक परिवर्तन जो एक गुण के लिए उपयोगी हो, कालांतर में किसी अन्य कार्यों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए पर जो संभव ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोगी हो गए। वास्तव में कुछ उड़ने में समर्थ नहीं थे, बाद में संभवतः पंछियों ने पैरों को उड़ने के लिए अपनाया। डायनासोर सरीसृप थे, अतः हम यह अर्थ निकाल सकते हैं कि पक्षी बहुत निकटता से सरीसृप से संबंधित हैं। इसका उल्लेख करना रोचक होगा कि बहुत अधिक भिन्न दिखने वाले संरचनाएं एक समान परिकल्पना से विकसित हो सकती हैं। यह सत्य है कि जीवाश्म में अंगों की संरचना का विवेचना हम एक अनुमान लगाने में सहायक हो सकते हैं कि विकास संबंध कितना पीछे जा सकता है। क्या इस प्रक्रम के उदाहरण उपलब्ध हैं? जंगली गोभी इसका एक अच्छा उदाहरण है। 2000 वर्ष पूर्व से मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा उसने चयन द्वारा इसे विभिन्न सब्जियों विकसित किया। चित्र 9.13 परंतु यह प्राकृतिक वर्णन न होकर कृत्रिम चयन है। किसी किसान इसकी पत्ती के बीच की दूरी को कम करना चाहते थे, जिसने पत्ती गोभी का विकास हुआ, जिसे हम खाते हैं। कुछ किसान पुष्प की वृद्धि रोकना चाहते थे, अतः ब्रोकोली विकसित हुआ, अथवा बंद पुष्पों से फूल गोभी विकसित हुई। कुछ ने फूल हुए भाग का चयन किया, अतः गांठ गोभी विकसित हुए। कुछ ने तो केवल चौड़ी पत्तियों को ही पसंद किया तथा केल नामक सब्जी का विकास हुआ। यदि मनुष्य ने स्वयं ऐसा नहीं किया होता तो हम सभी ऐसे सोच सकते थे कि उपरोक्त सभी समान जनक से विकसित हुए होंगे। ये एक ड्रोमोसॉर परिवार का छोटा डायनासोर की इन अस्थियों के साथ पैरों के छाप भी अभिलक्षित हो गए थी। यहाँ हम अग्रबाहु पर स्थित पैरों की छाप देख सकते हैं। जीवाश्म के शीर्ष परें का निकट चित्र एवं डायनासोर उड़ने में असमर्थ थे। यह संभव है कि पैरों के विकास का उड़ने से कोई संबंध न रहा। डायनासोर और पैरों का विकास। गांठ गोभी पहले जंगली गोभी से निकले सारे गोभी। जंगली गोभी से पहले गांठ गोभी बनी, फूल गोभी, ब्रोकोली, पीछे गोभी, पीछे लाल गोभी और केल। ये जंगली गोभी का विकास। विकासशीय संबंध खोजने का एक अन्य तरीका उस मौलिक परिकल्पना पर निर्भर करता है जिससे हमने प्रारंभ किया था। यह विचार था कि जन्म के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। यदि यह सत्य है कि विभिन्न स्पीशीज के डीएनए की संरचना की तुलना से हम सीधे ही इसका निर्धारण कर सकते हैं कि इन स्पीशीजों के उद्भव के दौरान डीएनए में क्या क्या और कितने परिवर्तन आए। विकासीय संबंध स्थापित करने में इस विधि का व्यापक स्तर का प्रयोग हो रहा है। आणविक जातिवृत्त। हमें यह भी जानना चाहिए कि हम इस बात की चर्चा करते हैं कि कोशिका विभाजन के समय डीएनए में होने वाले परिवर्तन से उस प्रोटीन में भी परिवर्तन आ जाएगा जो नए डीएनए में से बनेगी। दूसरी बात, परिवर्तन उत्तरोत्तर पीढ़ियों में संचित होते जाएंगे।
क्या हम समय के साथ पीछे जाकर यह जान सकते हैं कि यह परिवर्तन किस प्रकार हुआ? आणविक जातिवृत्त वास्तव में यही करता है। इस अध्ययन में यह विचार सन्निहित है कि दूसरे संबंधी जीवों में डीएनए में ये विभिन्नताएं अधिक संख्या में संचित होगी। इस प्रकार के अध्ययन विकासीय संबंधों को खोजते हैं तथा यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विभिन्न जीवों के बीच आणविक जातिवृत्त द्वारा स्थापित संबंध वर्गीकृत से सुमेलित होते हैं, जिसके विषय में हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। प्रश्न: उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम दो स्पीशीज के विकास संबंध का निर्धारण के लिए करते हैं। क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों के समजात अंग कहा जा सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? जीवाश्म क्या है? वे जैव विकास क्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं? विकास को प्रगति के लिए स्पीशीज के वंश वृक्षों की कड़ियाँ ढूंढने के इस प्रयास में हम कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। पहली, इस प्रक्रम के प्रत्येक स्तर पर अनेक शाखाएं संभव हैं, अतः ऐसा नहीं है कि नई स्पीशीज के उद्भव के लिए पहली स्पीशीज विलुप्त हो जाए। एक नई स्पीशीज की उत्पत्ति हुई है। भृंगों के उदाहरण में देखा था। नई स्पीशीज की उत्पत्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि ये पहली विलुप्त हो जाए। यह सब पर्यावरण पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि विकसित हुई नई स्पीशीज अपनी पूर्वज स्पीशीज से उत्तम ही हो। केवल प्राकृतिक वर्ण एवं आनुवंशिक विचलन के संयुक्त प्रभाव से ऐसी समष्टि बनी जिसके सदस्य पहली स्पीशीज के साथ जनन में असमर्थ हैं। अतः उदाहरण के लिए यह सत्य नहीं है कि मानव का विकास चिंपैंजी से हुआ, वरना पहले मानव एवं चिंपैंजी दोनों के ही पूर्वज समान थे। वे न चिंपैंजी की तरह थे और न मानव की तरह। यह भी आवश्यक नहीं है कि पूर्वज से विलग होने के प्रथम चरण में ही आधुनिक चिंपैंजी या मानव की उत्पत्ति हो गई, परंतु इस बात की संभावना अधिक है कि दोनों स्पीशीज का विकास एक अलग ढंग से विभिन्न शाखाओं में अपने तरीके से हुआ होगा, जिससे आधुनिक स्पीशीज का वर्तमान स्वरूप बना है। वास्तव में जैव विकास के सिद्धांत का कोई वास्तविक प्रगति नहीं है। विविधता की उत्पत्ति एवं प्राकृतिक चयन द्वारा उस स्वरूप देना मात्र ही विकास का। जैव विकास की प्रगति की यदि कोई प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है तो वह है समय के साथ साथ शारीरिक अभिकल्पी की जटिलता में वृद्धि। लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि पूर्वज प्राचीन अभिकल्प अदक्ष है। अनेक अति प्राचीन एवं सरल अभिकल्प आज भी अस्तित्व में हैं। वास्तव में सरलतम अभिकल्प वाला एक समूह जीवाणु विषम पर्यावरण जैसे कि उष्ण झरने, गहरे समुद्र के गर्म स्रोत तथा आर्कटिका की बर्फ में भी पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में मानव जैव विकास के शिखर पर नहीं है, वरना जैव विकास श्रृंखला में उत्पन्न एक और स्पीशीज है मानव विकास के अध्ययन के लिए भी हमें उन्हीं साधनों का उपयोग करते हैं जिनका जैव विकास के लिए किया गया था, यथा उत्खनन, समय निर्धारण और जीवाश्म अध्ययन के साथ डीएनए अनुक्रम का निर्धारण मानव विकास के अध्ययन के मुख्य साधन है। इस धरती आबली ग्रह पर मानव के रंग, रूप एवं आकृति में अत्यधिक विविधताएं दृष्टिगोचर होती हैं। ये विविधताएं इतनी अधिक एवं प्रखर हैं कि लंबे समय तक लोग मनुष्य की प्रजाति की ही बात करते थे। आमतौर पर त्वचा का रंग इस प्रकार की प्रजाति के निर्धारण के लिए प्रयुक्त जाता था। कुछ की पीले, कुछ को काला, सफ़ेद या भूरा कहा जाता था। लंबे चित्र 9.14 में मानव का विकास क्रम, मानव, मछली, मक्खी और पौधे। समय तक यह बहस चलती रही कि क्या इन आभासी समूह का विकास अलग अलग हुआ है। पिछले कुछ वर्षों में प्रमाण अति स्पष्ट हो गए। हम कह सकते हैं कि इन आभासी प्रजातियों को कोई जैविक आधार नहीं है। सभी मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं। केवल यही नहीं कि
हम पिछले कितने हजार वर्षों से कहाँ रहे हैं, बल्कि हम सभी का उद्भव अफ्रीका से हुआ। आधुनिक मानव स्पीशीज होमो सेपियंस के सर्वप्रथम प्राचीनतम सदस्य को वहीं पर खोजा जा सकता है। हमारे आनुवंशिक छाप में कालगर्त में अफ्रीकी मूल में ही खोजा जा सकता है। कुछ हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज ने अफ्रीका छोड़ दिया, जबकि कुछ वहीं रह गए, जबकि वहाँ के मूल निवासी पूरे अफ्रीका में फैल गए। उत्प्रवासी धीरे धीरे समूचे ग्रह संसार में फैल गए। अफ्रीका से पश्चिम एशिया तथा वहाँ से मध्य एशिया, यूरेशिया, दक्षिणी एशिया तथा पूर्व एशिया, वहाँ से उन्होंने इंडोनेशिया के द्वीप तथा फिलीपींस से ऑस्ट्रेलिया तक का सफ़र किया। वे बेरिंग लैंड ब्रिज को पार करके अमेरिका पहुँचे। क्योंकि वे मात्र यात्रा के उद्देश्य से सफ़र नहीं कर रहे थे, अतः उन्होंने एक ही मार्ग का चुनाव नहीं किया। वे विभिन्न समूहों में कभी आगे तथा कभी पीछे गए। समूह कई बार परस्पर विलग हो गए, कभी कभी अलग होकर विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़े गए, जबकि कुछ वापस आकर परस्पर मिल गए। जाने आने की यह सिलसिला चलता रहा। इस ग्रह की अन्य स्पीशीज की तरह ही उनकी उत्पत्ति जैव विकास की एक घटना मात्र ही थी तथा वे अपना जीवन सर्वोत्तम तरीके से जीने का प्रयास करते रहे। क्या कारण कि आकृति, आकार, रंग रूप में इतनी भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं? विकास के आधार पर क्या आप बता सकते हैं कि जीवाणु, मकड़ी, मछली और चिंपैंजी में विकास शारीरिक अभिकल्प उत्तम है? अपने उत्तर की व्याख्या कर सकते हैं। आपने क्या सीखा कि जनन के समय उत्पन्न विभिन्नताएं वंशानुगत हो सकती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण जीव की उत्तरजीवित्व में वृद्धि हो सकती है। लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण ट्रैट के जीन के 2 प्रतिरूप कॉपीज होते हैं। इन प्रतिरूपियों के एक समान न होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी लक्षण तथा अन्य को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। विभिन्न लक्षण किसी स्पीशीज में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। संतति में नए संयोग उत्पन्न होते हैं। विभिन्न स्पीशीज में लिंग निर्धारण के कारक भिन्न होते हैं। मानव में संतान का लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि पिता से मिलने वाले गुणसूत्र X लड़कियों के लिए अथवा Y लड़कों के लिए किस प्रकार के हैं। स्पीशीज में विभिन्नताएं उसे उत्तरजीवित के योग्य बना सकती हैं अथवा केवल आनुवंशिक विचलन में योगदान देती हैं। कायिक ऊतकों में पर्यावरणीय कारकों द्वारा उत्पन्न परिवर्तन वंशानुगत नहीं होते। विभिन्नताओं के भौगोलिक पार्थक्य के कारण स्पीशीजीकरण हो सकता है। विकासीय संबंधों को जीवों के वर्गीकरण में ढूंढा जा सकता है। काल में पीछे जाकर समान पूर्वजों की खोज से हमें अंदाज होता है कि समय के किसी बिंदु पर अजैव पदार्थ न जीवन की उत्पत्ति की है। जैव विकास को समझने के लिए केवल वर्तमान स्पीशीज का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, वरना जीवाश्म अध्ययन भी आवश्यक है। अस्तित्व लाभ हेतु मध्यवर्ती चरणों द्वारा जटिल अंगों का विकास हुआ। जैव विकास के समय अंग अथवा आकृति नए कार्यों के लिए अनुकूलित होते हैं। उदाहरण के लिए पर जो प्रारंभ में उष्णता प्रदान करने के लिए विकास हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए अनुकूलित हो गए। विकास को निम्न अभिरुचि एवं उच्चतर अभिरुचि की प्रगति नहीं कहा जा सकता, वरना यह प्रतीक होता है कि विकास के अधिक जटिल शारीरिक अभिकल्प उत्पन्न किए हैं, जबकि सरलता शारीरिक अभिकल्प भली भांति अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। मानव के विकास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि हम सभी एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं, जिसका उदय अफ्रीका में हुआ और चरणों में विश्व के विभिन्न भागों में फैला।